नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विमान पर बात कर रहे हैं, B-2 स्पिरिट बॉम्बर। हमारे पास इसका एक काफी विस्तृत विश्लेषण है। B-2 स्पिरिट, अदृश्य बॉम्बर का विस्तृत विश्लेषण। ये विमान मतलब इंजीनियरिंग का कमाल तो है, पर एक सवाल हमेशा रहता है, क्या इसकी जो ये गजब की क्षमता है वो इसकी भारी भरकम कीमत और जटिलता को सही ठहराती है? चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए इसकी खासियतों को समझते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ध्यान खींचती है वो है इसका अनोखा फ्लाइंग विंग डिज़ाइन। मतलब कोई पूंछ नहीं, कोई अलग से ढांचा नहीं, पूरा विमान एक पंख जैसा दिखता है। जी हाँ, और यही डिजाइन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब स्टेल्थ या रडार से छुपने की क्षमता। ये आकार रडार तरंगों को वो बिखेर देता है, और साथ ही इसकी बाहरी सतह पर एक खास परत चढ़ी होती है। हाँ, वो रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल वाली रैम। बिल्कुल, रैम। ये बिल्कुल एक स्पंज की तरह रडार सिग्नल को सोख लेती है। इंजन भी पंखों के अंदर गहरे छुपाए गए हैं ताकि उनकी गर्मी और आवाज का पता लगाना मुश्किल हो। तो नतीजा ये रडार पर लगभग अदृश्य हो जाता है। लगभग अदृश्य। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये उन जगहों पर भी जा सकता है जहां दुश्मन की हवाई सुरक्षा बहुत मजबूत हो, जैसे रूस या चीन। हाँ, बिल्कुल। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, बिना पता चले दुश्मन के इलाके में गहरे तक घुसपैठ करना। लेकिन जैसा आपने कहा, इस अदृश्यता की कीमत चुकानी पड़ती है। ये जो रैम कोटिंग है, इसका रख रखाव बहुत ही महंगा और नाजुक काम है। अच्छा, महंगा मतलब? महंगा और जटिल। इसे सही रखने के लिए खास तौर पर क्लाइमेट कंट्रोल वाले हैंगर चाहिए, वरना मौसम का असर इस पर पड़ सकता है। बहुत सेंसिटिव चीज है ये। समझ गई। तो ये तो हुई इसकी छिपने की क्षमता, लेकिन हवा में इसकी ताकत और पहुंच कितनी है? क्या ये तेज भी है? देखिए, तेजी के मामले में ये सबसोनिक है, यानी आवाज की रफ्तार से धीमा, करीब 1010 किलोमीटर प्रति घंटा। शायद स्टेल्थ और लंबी दूरी को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। ओके। लेकिन रेंज जबरदस्त है। बिना रिफ्यूलिंग के ये करीब 11,000 किलोमीटर जा सकता है। और हवा में ईंधन भरने की सुविधा के साथ तो इसकी पहुंच लगभग पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकती है। 11,000 किलोमीटर, वो तो बहुत ज्यादा है। और हथियार, ये क्या क्या ले जा सकता है? ये करीब 18,000 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकता है। काफी बड़ा पेलोड है। इसमें पारंपरिक बम हैं जैसे JDMs। ये सैटेलाइट गाइडेंस से बहुत सटीक निशाना लगाते हैं। और GBU-57 यानी बंकर बस्टर, जो जमीन के अंदर बने मजबूत ठिकानों को तबाह कर सकता है। ओ, वो बंकर बस्टर वाले। जी। साथ ही ये परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है, जैसे B-61 और B-83। ये अमेरिका की परमाणु रणनीति का अहम हिस्सा है। तो मतलब ये शीत युद्ध के हिसाब से बना था, एक तरह से परमाणु निवारण के लिए। हाँ, बिल्कुल। असल में डिजाइन तो इसे सोवियत संघ के खिलाफ परमाणु हमले की क्षमता देने के लिए ही किया गया था, लेकिन दुनिया बदली और इसे पारंपरिक सटीक हमलों के लिए ढाल लिया गया। इसकी खासियत यही है कि ये सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत हवाई सुरक्षा को भी भेद सकता है। और इसने ये साबित भी किया है ना, पहले बार कोसोवो युद्ध में इस्तेमाल हुआ था 1999 में। बिल्कुल। और जरा सोचिए, तब इसने अमेरिका के मिसूरी बेस से उड़ान भरी थी। 30 घंटे से ज्यादा हवा में रहकर सर्बिया तक गई, दुश्मन के रडार से बचते हुए वहां महत्वपूर्ण ठिकानों पर बमबारी की और वापस आ गई। ये उस समय मतलब किसी और विमान के लिए लगभग नामुमकिन था। सही में 30 घंटे? जी। इसके बाद अफगानिस्तान, इराक और 2011 में लीबिया में भी इसने ऐसी ही मुश्किल मिशनों को अंजाम दिया, अक्सर सीधे अमेरिका से उड़ान भरकर। अगर इसकी तुलना हम पुराने बॉम्बर्स जैसे B-52 या B-1B से करें तो उनमें और इसमें क्या मुख्य अंतर है? देखिए, B-52 तो बहुत पुराना और बड़ा है, उसमें कोई खास स्टील्स तकनीक नहीं है, वो अलग ही कैटेगरी है। B-1B सुपरसोनिक है, मतलब आवाज से तेज, और उसमें कुछ हद तक रडार सिग्नेचर कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन B-2 के स्तर की स्टील तो उसमें बिल्कुल नहीं है। अच्छा। B-2 की पूरी रणनीति ही दुश्मन की नजर से बचकर निकल जाने पर आधारित है, न कि रफ्तार या सीधे मुकाबले पर। इसीलिए ये आज भी इतना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, इसके फायदे और नुकसान क्या उभर कर आते हैं संक्षेप में? फायदा तो साफ है, अनोखी स्टील क्षमता, दुनिया में कहीं भी पहुंचने की रेंज और सटीक हमला करने की काबिलियत, चाहे परमाणु हो या पारंपरिक। नुकसान भी उतने ही बड़े हैं, बनाने और चलाने में, जैसा हमने कहा, बेतहाशा महंगा, रख रखाव बहुत जटिल, और इनकी संख्या बहुत कम है
केवल 20 ही ऑपरेशनल हैं। सिर्फ 20 पूरी दुनिया के लिए? हाँ, बस 20। और हाँ, ये सबसोनिक है, जो कुछ लोग नुकसान मानते हैं। और भविष्य में इसका क्या होगा? मतलब कब तक चलेगा ये? उम्मीद है कि ये 2030 के दशक तक सेवा में रहेगा। धीरे धीरे इसकी जगह लेगा नया B-21 रेडर। कहा जा रहा है कि B-21 में स्टील्थ तकनीक और बेहतर होगी, उसे उड़ाना और मेंटेन करना सस्ता होगा और वो शायद और ज्यादा मुश्किल हालात में काम कर सकेगा। तो कुल मिलाकर अपनी भारी लागत और रखरखाव की चुनौतियों के बावजूद B-2 स्पिरिट आज भी अमेरिकी वायुसेना की एक खास ताकत बना हुआ है। खामोश, ताकतवर और लगभग अदृश्य। इसने साबित किया है कि कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिनके लिए ऐसी अनोखी क्षमता की जरूरत पड़ती ही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे एंटी स्टील्थ तकनीकें, मतलब स्टील को पकड़ने वाली तकनीक और उन्नत हो रही हैं और B-21 जैसे नए विमान आ रहे हैं, तो भविष्य में हवाई दबदबा बनाए रखने के लिए स्टील्थ टेक्निक के किन पहलुओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी? क्या सिर्फ रडार से बचना काफी होगा या कुछ और भी सोचना होगा? ये एक